If you are preparing for the junior environmental engineer or assistant environmental engineer position, this video is for you. Namaskar, I am Dr. Annapurna Singh, and today I'll be discussing 25 types of numericals that are most likely to come in the junior environmental engineer or the assistant environmental engineer exam. This video is entirely free, and please watch this entire video very carefully so that you get the most out of it. आज मैं 25 प्रकार के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए एग्जाम हो रहा है और असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम हो रहा है, इनके लिए बहुत उपयोगी होगी। ये पूरा वीडियो बिल्कुल फ्री है, मेरा पूरा चैनल बिल्कुल फ्री है। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो शुरू करती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, पर गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को या व्हाट्सएप ग्रुप्स को जरूर शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। So the first type of numerical is फ्लो रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, हमेशा हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो, साइंटिस्ट बी का एग्जाम हो, या इवन यूजीसी नेट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन, अ स्ट्रीम विद फ्लो रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड meets another stream with the same flow rate. The concentration of phosphate upstream to the junction is 10 milligram per liter and that of the other stream is 5 milligram per liter. The downstream concentration of phosphate is. So सवाल ये कह रहा है कि एक स्ट्रीम है जिसका फ्लो रेट है 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वो दूसरे स्ट्रीम से मिलता है और उसका भी फ्लो रेट 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, दोनों स्ट्रीम्स का फ्लो रेट सेम है। और कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉस्फेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले स्ट्रीम में वो है 10 मिलीग्राम पर लीटर और दूसरे स्ट्रीम में है 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब दोनों स्ट्रीम्स जब मिल जाती हैं तो डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दोनों स्ट्रीम्स के मिलने के बाद जो फाइनल जलधारा बनी उसमें फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 8.5 मिलीग्राम पर लीटर, बी 5 मिलीग्राम पर लीटर, या सी 7.5 मिलीग्राम पर लीटर, या डी 10 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम अभी देखेंगे। फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 1 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम 2 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, दस फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम्स, क्योंकि लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है तो इसलिए हम स्ट्रीम्स के जो फ्लो रेट है उसको भी लीटर में कन्वर्ट करें। दस द फ्लो रेट ऑफ स्ट्रीम्स इज 5 into 1000 milligram 1000 liter, that is 5000 liter per second. ठीक है, so we have converted the flow rates into liter per second because the concentration is into milligram per liter, so liter is important. Concentration of phosphate upstream for stream 1 is 10 milligram per liter. Concentration of phosphate upstream for stream 2 is 5 milligram per liter. दोनों स्ट्रीम्स के मिलने से पहले दोनों स्ट्रीम में फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बता दिया गया। टोटल फॉस्फेट इन स्ट्रीम 1, अब स्ट्रीम 1 में टोटल फॉस्फेट कितना होगा? टोटल डिस्चार्ज विच इज टोटल फ्लो रेट विच इज 5000 लीटर into 10 milligram per liter, that is 5 into 10 to power 4 milligram, ये होगा। अब टोटल फॉस्फेट स्ट्रीम 2 का क्या होगा? फ्लो रेट into concentration, again that is 2.5 into 10 to power 4 milligram. Downstream the concentration of phosphate is equal to total amount of phosphate divided by total amount of water. अब टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट आपने स्ट्रीम 1 का और स्ट्रीम 2 का यहाँ निकाल लिया है, तो टोटल फॉस्फेट डाउनस्ट्रीम कितना होगा? फॉस्फेट लेवल ऑफ स्ट्रीम 1 प्लस फॉस्फेट लेवल ऑफ स्ट्रीम 2 डिवाइड बाय टोटल वाटर ऑफ स्ट्रीम 1 प्लस टोटल वाटर ऑफ स्ट्रीम 2। ठीक है, तो 5.5 into 10 power 4 plus 2.5 into 10 power 4 divided by 10,000 liter, that is 7.5 into 10 power 4 milligram per liter। और 10 to power 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 10 to power 4 है, 1 2 3 4, तो नीचे 10,000 और 10,000 कट गया और बचा 7.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, समझ गए आप? बहुत ही आसान है। जब भी ऐसे हो कि दो स्ट्रीम्स हैं और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, आप सिंपली टोटल निकालिए, टोटल अमाउंट ऑफ कोई भी कंटेमिनेंट है या कोई भी न्यूट्रिएंट है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दूसरी तरह का टाइप 2 क्वेश्चन है। A city with water supply of 15,000 meter cube per day is treated with a chlorine dose of
0.5 ppm, 0.5 parts per million. Parts per million मतलब milligram per liter. The amount of 25% bleaching powder needed daily would be. Water supply per day कितना? 15,000 cubic meter. So 15,000 cubic meter को पहले हम liters में convert करेंगे. तो उसको करेंगे 1000 से multiply, क्योंकि 1 meter cube is equal to 1000 liters. ठीक है. Water supply per day is equal to water treated per day is equal to 1.5 into 10 to power 7. यहाँ पर हमने निकाला 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक पॉइंट, तो 1.5 into 10 to power 7 लीटर. ठीक है. अब क्लोरीन डोसेज क्या है? 0.5 मिलीग्राम या 0.5 ppm is equal to 0.5 मिलीग्राम per liter. Amount of chlorine needed होगा amount of water treated in liters divided by chlorine dose per liter. ठीक है. जितना पानी है डिवाइड बाय क्लोरीन डोज, तो कितना क्लोरीन चाहिए होगा. तो पानी है यहाँ पर, तो टोटल हमने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. अब आता है 5, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3000 इंटू 1000 इंटू 10. टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू unit, tens, 100,000, 10,000, 30,000 gram, that is 30 kg of chlorine. Since bleaching powder has only 25% chlorine, let the amount of bleaching powder be X. Then 25% of X, that is 25% of the bleaching powder, is equal to 30 kg. So X is equal to 30 into 100 by 25. 25 4s are 100, so 3 4s are 12. So amount of bleaching powder needed is 120 kg. और हम यहाँ पर देखेंगे कि A ऑप्शन है 120 kg. आंसर इज A. ठीक है. कैसे हमने निकाला वो भी आपने समझ लिया. बहुत ही बेसिक 10th स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक है. 10th भी नहीं है, 7th स्टैंडर्ड का अर्थमेटिक है, जो कि इन सवालों में इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा ही एग्जाम में आता ही आता है. सो दिस विल ऑलवेज बी ऑन योर एग्जाम एंड दिस इज बेसिक 7th ग्रेड मैथ्स. ओके, सो डोंट पैनिक इन द एग्जाम इन दिस क्वेश्चन. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, रेजिडुअल क्लोरीन. रेजिडुअल क्लोरीन पर भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. क्लोरीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 cubic meters per day is 8 kg. 8 किलो क्लोरीन खत्म होता है 20,000 क्यूबिक मीटर पर डे पानी को ट्रीट करने में. द रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर 10 minutes ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर. और रेजिडुअल क्लोरीन क्या होता है? 10 मिनट की कॉन्टैक्ट टाइम के बाद 0.2 मिलीग्राम पर लीटर. और आइडियली वाटर के ट्रीटमेंट के बाद जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ही होना चाहिए. कैलकुलेट द डोसेज इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन सप्लाइड इन द वाटर. ऑल्सो कैलकुलेट द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर. अब कह रहा है कि कितना डोसेज मिलीग्राम पर लीटर में पानी में दिया जा रहा है वो कैलकुलेट कीजिए, और क्लोरीन डिमांड क्या है वो कैलकुलेट कीजिए. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लोरीन डिमांड. क्लोरीन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन व्हिच रिएक्ट्स विद वाटर एंड इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस. जब हम वाटर सप्लाई में क्लोरीन डालते हैं तो कुछ क्लोरीन वाटर में यूज हो जाता है, और जो यूज हो जाता है वो होता है क्लोरीन डिमांड, और जो बच जाता है उसको कहते हैं रेसिडुअल क्लोरीन. जैसे आपने 10 ग्राम क्लोरीन दिया पानी को और 8 ग्राम यूज हो गया और 2 ग्राम बचा, तो 2 ग्राम जो पानी में अब भी डिटेक्टेबल है क्लोरीन, उसको कहते हैं रेसिडुअल क्लोरीन. और जो 8 ग्राम क्लोरीन पानी में यूज अप हो गया और डिटेक्ट नहीं हो रहा है वो होता है क्लोरीन डिमांड, की वाटर की उतनी डिमांड थी क्लोरीन की. आगे बढ़ते हैं. तो वाटर ट्रीटेड पर डे कितना है? 20,000 मीटर क्यूब. पहले हम हर चीज को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. 20,000 इंटू 10 to power 3 is equal to 20 million liters. ठीक है. क्लोरीन कंज्यूम्ड पर डे इज 8 kg, दैट इज 8 मिलियन मिलीग्राम. अब केजी को हमने मिलीग्राम में कर लिया क्योंकि हर कॉन्सेंट्रेशन हम मिलीग्राम पर लीटर में देते हैं, तो केजी को हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया और मीटर क्यूब को भी हमने क्यूबिक मीटर को भी हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया. ठीक है. सो आप समझ गए यहाँ तक. क्लोरीन यूज्ड पर डे पर लीटर ऑफ वाटर. अब कितना क्लोरीन पर लीटर ऑफ वाटर यूज होता है? 8 मिलियन मिलीग्राम है और टोटल वाटर ट्रीटेड है 20 मिलियन लीटर्स. तो 1 लीटर में कितना होगा? 8 मिलियन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 20 मिलियन लीटर, दैट इज क्लोरीन यूज्ड पर लीटर ऑफ वाटर इज 0.4 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. Hence the chlorine dosage is 0.4 milligram per liter. तो डोज कितना दिया जा रहा है? 0.4 milligram per liter. Chlorine demand is equal to chlorine dosage minus residual chlorine. So chlorine demand is equal to 0.5, which is the chlorine dosage, minus 0.2, which is the residual chlorine. So 0.4 chlorine dosage है और 0.2 residual chlorine है. तो chlorine dose जितना दिया जा रहा है minus residual chlorine जितना बच रहा है is equal to 0.2 milligram per liter. यही है chlorine demand. बहुत ही आसान सवाल है, उसमें भी 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स लगता है. अब है लैंडफिल कैपेसिटी. अ लैंडफिल विद अ वॉल्यूम ऑफ 357,192, 3,57,192 cubic feet is being dumped with 2 cubic ton of garbage every day. If 1 cubic ton of garbage occupies 40 cubic feet of space, how much time will it take to fill the landfill? ठीक है. आगे देखते हैं. Amount of garbage dumped in one day is 2 cubic ton. Amount of space occupied by 1 cubic ton is equal to 40 cubic feet.
Amount of space occupied by daily garbage is equal to 2 into 40, that is 80 cubic feet. Time to fill the landfill site is equal to total volume by daily volume. So 357,192 मतलब 3,57,192 जो टोटल वॉल्यूम है डिवाइड क्यूबिक फीट का डिवाइड बाय 80 जो कि हर रोज भर रहा है इज इक्वल टू 4,464.9 डेज. और इसको जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो आएगा साल, मतलब 12.23 ईयर्स. तो टाइम होगा 12.23 साल ये होगा. ठीक है, इसमें भी बेसिक 7वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स लगा है, 10th स्टैंडर्ड का भी मैथ्स लगा, 6th 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स लगा है, बेसिक अर्थमेटिक जो कोई भी बता सकता है. अब देखिए कभी कभी इसमें एकर्स में लिखा हुआ कि इतना एकड़ एरिया है और इतना हाइट है लैंडफिल का, तो आप बताइए. तो कभी कभी जो आपको वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ना देके एरिया और हाइट दिया होगा, तो आपको एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा, तो आपको पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. और कभी कभी एरिया जो है वो एकड़ में दे दिया जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सिंपली मैंने इसलिए वैल्यू लिख रखी. नोट 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट. ठीक है, तो अगर 1 एकड़ एरिया दिया होगा तो 43,560, 43,560 ये नंबर याद रखिए, इतना स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़. क्योंकि कभी कभी एकड़ में जब दे देगा तो आपका दिमाग घूम सकता है. क्वेश्चन 5, डिजाइनिंग ऑफ वाटर दैट इज वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी. अब ये 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कभी कभी वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी के डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. और ये कभी कभी नहीं, ये अक्सर ही आता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. तो क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ अ प्राइमरी सेटलिंग चैम्बर. हम जानते हैं, वी ऑल नो व्हाट अ प्राइमरी सेटलिंग चैम्बर इज. डायमीटर 50 मीटर, डेप्थ 2.5 मीटर, एवरेज डिटेंशन टाइम 2 आवर्स, हाउ मच वाटर इज बीइंग ट्रीटेड. तो डायमीटर आपको बता दिया गया, डेप्थ आपको बता दिया गया, एवरेज डिटेंशन टाइम आपको बता दिया गया 2 घंटे. कितना पानी ट्रीट हो रहा है, ये भी अगेन 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, अभी बताते हैं. वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, जानते हैं वॉल्यूम है. सेटलिंग टाइम क्या है 2 आवर्स. डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर आपको 50 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा 50/2, दैट. ठीक है. अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटेड बाय द प्राइमरी सेटलिंग चैम्बर इन 2 आवर्स. अब 2 घंटे में कितना वेस्ट वाटर ट्रीटेड हो रहा है, 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 50/2 जो कि रेडियस है, और रेडियस का सॉरी पाई आर स्क्वायर एंड देन एल. एल मतलब जो डेप्थ है, कितनी है डेप्थ 2.5 मीटर. तो ये सारा वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, पुट कर देंगे, और आंसर आएगा 4,910.714 मीटर क्यूब. ये 2 घंटे में ट्रीट हो रहा है. पर अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड पर आवर कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 4910.714 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2455.357 मीटर क्यूब, इतना आएगा. और अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड डेली, तो ये 1 घंटे में पानी ट्रीट हो रहा है, तो 24 घंटे में कितना होगा 2455.357 क्यूबिक मीटर इंटू 24 इज इक्वल टू 58,928.57 मीटर क्यूब. ठीक है, आंसर अभी देख लेते हैं. आंसर इज ए. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पीएच एंड हाइड्रोजन आयन रिलेशनशिप, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. अगेन ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही टफ, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो कॉमन होगा, कोई एक आध बहुत टफ आ सकता है. मोस्टली ये 7th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन लेवल पे आपने कुछ पढ़ा होगा, उसके ही बेसिस पे आता है. दस pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस. ठीक है, वी ऑल नो दिस. ऑल्सो H प्लस इज इक्वल टू 10 to the power minus pH. We all know this. We know this, right? Thus, with every 1 unit decrease in pH, the concentration of hydrogen ion increases by a power of 10. तो pH जब 1 पॉइंट घटता है, मतलब pH आपका 4 था और उससे 3 हुआ, तो concentration of hydrogen ion 10 times बढ़ जाता है. For example, if the pH is 5, the concentration of H plus is 10 to the power minus pH. H plus is equal to 10 to the power minus 5. Thus, the concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 5. ठीक है? But if the pH is 4, then the H plus concentration is 10 to the power minus 4. Thus, the concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 4. Thus, तो ये होता है. ठीक है, यहाँ 10 to the power minus 5 था, यहाँ minus 4 है, तो 10 गुना बढ़ गया. Low pH means more acidity, हम सब जानते हैं. Low pH ज्यादा acidic है. Thus, more acidic solutions have higher concentration of H plus. ज्यादा acidic solution है तो ज्यादा higher concentration होगा H plus का. ये basic मैं आपको overview बता रही हूँ. I'm just giving you an overview. चलते चलते मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है इसी क्रम में, so that आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहे. So I'm telling you all of this so that you don't miss this basic concept if a question related to pH comes in the exam, that is very likely to come. Okay,
7 है यूनिट कन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चंस बहुत कॉमन है एग्जाम्स में. सो लेट्स हैव दिस ओवरव्यू फर्स्ट. 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन. ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन. स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती करते हैं. Therefore 1 parts per million ppm is equal to 1 into 1000 parts per billion. ठीक है, तो अगर कोई चीज 1 पार्ट पर मिलियन है तो वो 1000 पार्ट्स पर बिलियन है. ठीक है, therefore 1 ppb is equal to 1 by 1000 ppm. तो 1 ppb is equal to 1 by 1000 parts per million equal to 0.001 parts per million. आप ये सारा जो कैलकुलेशन है वो समझ रहे हैं. इन केस ऑफ वाटर, पानी के केस में 1 ppm is equal to 1 milligram per liter, that is 1000 microgram per liter. ठीक है, पानी के केस में 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर लीटर सेम होता है. मैं पहले बता चुकी हूँ आपको इस वीडियो में भी, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ. सिंस 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, तो क्योंकि 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम होता है, तो इसलिए 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर. ठीक है, ये कैलकुलेशन भी आप समझ रहे हैं. और 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर. ये वाटर के केस में 1 पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर. पर गैसेस में इट्स डिफरेंट. यूनिट कन्वर्शन फॉर गैसेस, what will be the concentration of 40 ppb of SO2 in microgram per meter cube at 25 degrees Celsius? Now because it's a gas, and in gases the volume changes with change in temperature, and the volume changes dramatically. That's why temperature becomes important. अब जब गैस है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना मीटर क्यूब में, वो वॉल्यूम फिर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से वैरी करता है. इसलिए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है. ऑप्शन दिए गए 0.04 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 1047 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 104.70 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 10.47 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. आगे हम देख लेते हैं. पहले हम जानेंगे कि गैसेस और वाटर के केस में सिचुएशन सेम नहीं होती है. फॉर गैसेस देयर इज अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट पीपीबी इनटू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, so it's not the same for water, but it's for gases it's different. Formula to convert ppb to microgram per meter क्या होता है? Microgram per meter cube is equal to concentration in parts per billion into molecular weight divided by 22.4. ठीक है, why 22.4? At 1 ntp, that is normal temperature and pressure, 1 mole of gas occupies 22.4 liter of volume. और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. बट एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 24.45 लीटर ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, देख लीजिए. दिस इज डिड्यूस्ड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर वी इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी, वेयर टी टेम्परेचर होता है 273 प्लस 25 होगा यहाँ पे, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है. 273 केल्विन प्लस सेल्सियस में जो भी वैल्यू है, पी होगा 1 एटमॉस्फेयर, तो टी का भी वैल्यू निकल गया, पी का भी वैल्यू निकल गया. एन नंबर ऑफ मोल्स होता है और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो माइक्रोग्राम पर, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे कि अगर 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वही गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि एन और आर दोनों ही केस में सेम होगा और पी भी सेम होगा, सिर्फ टी वैरी करेगा. तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ SO2. अब जो so the value is 104.70. Answer is C. Let's check out the answer. Answer is C. ठीक है, 104.70 microgram per meter cube. This is the concentration of 40 ppb of sulfur dioxide in microgram per meter cube at 25 degree Celsius. ठीक है, तो ये आंसर हुआ. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल. Let's check out the next numerical problem. This is another type of question that has been asked in several assistant environmental engineer and JEE junior environmental engineering exams. What is the question? Question 8. What is the equivalent of calcium carbonate concentration of 110 milligram
पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है और उसको इक्विवेलेंट के फॉर्म में कैल्शियम क्लोराइड को निकालना है। ऑप्शंस हैं 50 मिलीग्राम पर लीटर, 58.5 मिलीग्राम पर लीटर, 100 मिलीग्राम पर लीटर या 117 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। Equivalent of calcium carbonate is equal to concentration of substance into equivalent weight of substance 1 divided by equivalent weight of substance 2. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, बिकॉज दो क्लोराइड एटम्स यहाँ है, मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी तो आएगा 40 molecular weight or atomic weight of calcium plus 2 into 35 atomic weight of chlorine divided by 2 is equal to 110 divided by 2, that is 55 gram. That is the equivalent weight of calcium chloride, but it's calcium chloride equivalent weight. Let's wait for the next step. Therefore calcium chloride as calcium carbonate is equal to 110 into equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of calcium chloride, because यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके तहत कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 110 into 50 equivalent weight of calcium chloride, calcium carbonate divided by 55, which is the equivalent weight of calcium chloride. That is, and the answer comes to 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो यही आंसर है, ठीक है। आंसर इज सी, 100 मिलीग्राम पर लीटर, यही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से समझ लीजिए, बार बार देखिए and check out this question again and again to understand it. Let's move on to the next question, question number 9. The ultimate BOD5 of wastewater having BOD5 of 200 milligram per liter and rate constant of 0.23 per day is A 192 milligram per liter, 292 milligram per liter, 392 मिलीग्राम पर लीटर या 92 मिलीग्राम पर लीटर। अल्टीमेट बीओडी मतलब होता है कि फाइनल बीओडी जब सारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, सारा डिग्रेडेशन हो जाएगा, तब जो बीओडी मिलेगा, जो फाइनल बीओडी होगा, वो क्या होगा? द अल्टीमेट बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर हैविंग बीओडी 5 ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ 0.23 पर डे इज। बीओडी 5 मतलब 5 दिन के बाद जो बीओडी आपको मिला 200 मिलीग्राम पर लीटर है, तो फाइनल बीओडी क्या होगा? तो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। So we can solve this question in two ways. पहला जो सिंपल तरीका है, BOD5 is equal to 68% of ultimate BOD. We all know कि जो BOD5 होता है वो ultimate BOD का almost 68% होता है, ठीक है। That is 68 by 100 of ultimate BOD is equal to 200 milligram per liter, which is BOD5. Therefore, ultimate BOD is equal to BOD5 into 100 divided by 68 is equal to 294. ये सिंपल तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को अटैक। तो B is the correct answer, ठीक है, क्योंकि 294 वहां कैलकुलेशन में आया था, which is near to this value 292. So this is one way of solving this problem. दूसरा भी तरीका है, the ultimate BOD is the amount of oxygen required to decompose all of the organic material after infinite time. तो जितना भी टाइम लगे, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जब डिकम्पोज हो जाएगा तो वो होगा अल्टीमेट बीओडी। ये मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी बताया था। सो अल्टीमेट बीओडी L इज इक्वल टू बीओडी T, which is T में कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5. So BOD divided by 1 minus e to the power minus KT. Given BOD5 is equal to 200 milligram per liter, K is equal to 0.23, जो कि रेट कांस्टेंट है पर डे का, और T is equal to 5. तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टू कैलकुलेट दिस आई नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर विच आई डोंट हैव। तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैंने ये लॉग वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, बट आपके पास अगर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। Question number 10. Determine the average value of pH of 2 water samples of equal volume with individual pH values of 8 and 10 respectively. तो दो अलग अलग वाटर सैंपल था, उसका pH 8 और 10 था। अब दोनों सैंपल को मिला दिया गया है, तो उसका एवरेज pH क्या होगा? इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 के एग्जाम में आया था। अब से जस्ट 3 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया है, बट आई एम नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। ये बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगी तो। पर मैं आपको टाइप्स बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के आने वाले हैं। So this could be one type. Let's move on to the next question. Question 11. The pH of water sample is 8.1. pH है पानी का 8.1. If the total hardness and total alkalinity of the sample of water are
300 milligram per liter and 100 milligram per liter calcium carbonate scale से respectively. Then its carbonate and non-carbonate hardness in milligram per liter respectively is. तो pH वाटर का सैंपल का दिया गया 8.1, कार्बोनेट हार्डनेस दिया गया 300 मिलीग्राम, टोटल हार्डनेस दिया गया है 300 मिलीग्राम पर लीटर और टोटल एल्कलिनिटी 100 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब सवाल कह रहा है कि इसका कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा ये बताइए। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन साइंटिस्ट बी एग्जाम में पूछा गया था। एंड क्वेश्चंस इन साइंटिस्ट बी एग्जाम and assistant environmental engineer exam and junior environmental engineer exams are very similar. साइंटिस्ट बी का एग्जाम हो, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो या जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो, क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 12, the raw water entering an ideal settling tank contains the following two types of particles. raw water enter हो रहा है settling tank में, settling tank is perfect, it's ideal. पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 3 और मिलीग्राम और कॉन्सेंट्रेशन है मिलीग्राम पर लीटर में, ये पार्टिकल 2 का सेटलिंग वेलोसिटी 1, concentration milligram per liter में 300. When the surface overflow rate of settling tank is 3 meter cube per meter square per hour, the concentration of particles in the settled water will be. तो ओवरफ्लो रेट यहाँ बता दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेटल्ड वाटर में कितना होगा। This is also another type of question. Again, I cannot make this video very long, so I'm not solving everything, but ये important है question, इस तरह से questions आ सकते हैं। Question 13. 1 liter of sewage, when allowed to settle for 30 minutes, gives a sludge volume of 270 milliliter. 1 लीटर सूएज है, उसको 30 मिनट तक हमने सेटल कराया तो स्लज वॉल्यूम आता है 270 मिलीलीटर। Question number 14. The theoretical oxygen demand of 0.001 mole glucose solution will be. अब theoretical oxygen demand क्या होता है? Theoretical oxygen demand is the total amount of oxygen required to completely break down organic matter into its end products. तो ग्लूकोज है, उसको completely CO2 और H2O में तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन लगेगा वो होगा theoretical oxygen demand. तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ये है, आप सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 प्लस O2 प्लस O2 इज इक्वल टू कितना CO2 और कितना H2 और उस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 192 मिलीग्राम पर लीटर। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन 15. The x and y components of velocity in a two-dimensional incompressible flow are given by u is equal to 3x plus 2y, v is equal to 2x minus 3y. The vorticity in the flow field is given by. तो ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वॉर्टिसिटी क्या होगा फ्लो फील्ड का, 1 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा या -1 होगा। आंसर है -1। Again, I'm not solving this problem because it's a typical fluid mechanics and hydraulics question. Please go solve it yourself because this type of question can be on your exam, especially आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। और ये पहले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। Question 16. In a pipeline, the flow turns turbulent when Reynolds number based on the pipe diameter crosses a critical value which lies between. एक पाइपलाइन है, उसमें फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। मतलब टर्बुलेंट का क्या होता है? स्मूथ से का ऑपोजिट होता है टर्बुलेंट। तो स्मूथ नहीं रहता है, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। कब होता है? जब रेनल्ड्स नंबर एक क्रिटिकल वैल्यू को पार करता है, विच इज 500 to 800, 1000 to 1200, 1500 to 1800 या 2000 to 2700। आंसर इज 2000 to 2700। इस बीच में द फ्लो बिकम्स वेरी टर्बुलेंट। ये टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज आपको याद रखनी कि कब फ्लो टर्बुलेंट होता है, कब फ्लो स्मूथ होता है, ये सब कुछ। Question 17. In a steady flow through the straight nozzle, steady flow, straight nozzle. This is important. ठीक है? The center line velocity changes from 1 meter per second to 10 meter per second in 0.3 meter length. ठीक है? Again, fluid mechanics or hydraulics the question. Change in the magnitude of convective acceleration is. तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें ऑप्शन है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 235 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 270 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और आंसर होगा 270 मीटर
per second square. इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. This could be one type of questions that could be asked, especially on the Andhra Pradesh Public Service Commission exam, because this has been previously asked in the Telangana Public Service Commission exam, Assistant Environmental Engineer exam, 2017. So be prepared. Question 18. The Reynolds number of a flow through a pipe is 32. The Darcy-Weisbach friction factor F is equal to, Reynolds number दिया गया है, तो Darcy-Weisbach friction factor F क्या होगा? 1, 2, 4 या 8? ठीक है, answer is 2. Again, typical fluid mechanics question, and so please be prepared. And this question has been previously asked in the Telangana Public Service Commission Assistant Environmental Engineer 2017 एग्जाम. सो चांसेस है कि आंध्र प्रदेश एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, और दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. Question 19. In a uniform open channel flow in a wide rectangular channel, the flow depth is 1 meter and the bed slope is 0.0001. The average bed shear stress is 0.981 Newton per meter square, 9.810 Newton per meter square, 98.10 Newton per meter square, या 981.0 Newton per meter square. और इसका आंसर होगा 0.9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का यूनिट है. तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है स्ट्रेस होता है. तो एवरेज बेड शियर स्ट्रेस क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20. द फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू अ सूएज सैंपल. अब सूएज सैंपल में ये डेटा है. इनिशियल डीओ 12 मिलीग्राम पर लीटर. डाइल्यूशन फैक्टर 1%. 1% dilution factor means 1% of sewage was mixed with 99% of distilled water to make it 100%. Okay. Final DO is equal to 3 milligram per liter. The actual BOD of the given sample is A 8 milligram per liter, B 9 milligram per liter, C 90 milligram per liter या D 900 milligram per liter. तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 90% चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. डीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, बट पहले समझते हैं हिंदी में. तो इनिशियल डीओ के सैंपल का 12 मिलीग्राम पर लीटर था, पर उस सैंपल को डाइल्यूट किया गया 1%. सैंपल को डाइल्यूट किया गया और फाइनल डीओ आया 3 मिलीग्राम पर लीटर. तो एक्चुअल बीओडी उस सैंपल का क्या रहा होगा? क्योंकि सैंपल को तब हम डाइल्यूट करते हैं जब उसका बीओडी बहुत ज्यादा आता है, तो हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं. Let's look at the solution. Initial DO is equal to 12 milligram per liter. Final DO 3 milligram per liter. Dilution factor is 1%. That is 100 times dilution हुआ. Actual DO, initial DO minus final DO into dilution factor. Very simple formula. जो initial DO था 12 milligram per liter और final DO आया 3 milligram per liter. और final DO कब आया? वाटर सूरज को डाइल्यूट करने पर. और डाइल्यूशन फैक्टर क्या है? 100 टाइम्स. 1% है तो 100 टाइम्स है. 1:100. ठीक है. तो initial DO 12 minus 3 into 100 is equal to 9 into 100. That is 900 milligram per liter. ये उसका actual DO रहा होगा. But when do we dilute a sample? जब हम when we take initial DO and the final DO of the sample comes 0, मतलब सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया. इसका मतलब उसमें शायद और भी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन ऑलरेडी ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. तब हम उस सैंपल को डाइल्यूट करते हैं और देखते हैं कि उस लेवल तक डाइल्यूट करते हैं कि फाइनल डीओ जो है वो 0 ना आए. ठीक है. तो इसलिए डाइल्यूट करते हैं. जब सूएज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है तो सैंपल को डाइल्यूट किया जाता है. ठीक. तो वही डाइल्यूशन यहाँ पे हुआ. अब हम आंसर देख लेते हैं. आंसर तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बट लेट्स लुक एट द मेन आंसर. आंसर इज 900 मिलीग्राम पर लीटर. दैट इज डी. ओके. तो ये हुआ. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मोस्ट लाइकली टू कम इन द एग्जाम्स. Question 21. The volume of an extended aeration plant with biomass concentration of 4 kg per meter cube to remove 400 kg per day of BOD at a BOD removal rate of 0.1 per day is. अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, पर क्योंकि ये जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोजीशन है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है. मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एनवायरमेंटल साइंस से हूँ, इंजीनियरिंग से नहीं, और मैं आपको थोड़ा सा भी कुछ गलत नहीं बताना चाहती. तो इसलिए ये क्वेश्चन है. ये पहले तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो इस तरह के एग्जाम से पूछे जाने की पूरी संभावना है. So this question has been asked earlier here in this exam.
So this is most likely to come, but I'm not an engineering expert, so I'm not solving this question for you because I don't want to do anything wrong. I don't want to give you the wrong answers. Right now, the answer is 1000 cubic meter, but I cannot solve it because I'm not an expert in engineering. Question 22. Theoretical oxygen demand of 1 mole of glucose is. 1 mole of glucose का theoretical oxygen demand क्या होता है? ये क्वेश्चन भी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो let me tell you first what is theoretical oxygen demand. Theoretical oxygen demand is the amount of oxygen required to completely break down an organic compound into its byproducts, that is carbon dioxide and water. ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें कितना ऑक्सीजन लगेगा कि C6H12O6 टोटल CO2 और H2O में टूट जाए, वो होता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो इसका आंसर है 192 grams, और यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. सिंपली यू हैव टू राइट C6H12O6 plus O2 and then CO2 plus H2O, and then you balance that formula. C6H12O6 plus O2 is equal to CO2 plus H2O. इस फॉर्मूला को बैलेंस कर लीजिए और देख लीजिए कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन लगता है, वही आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन 23. If the sludge volume index is 100, then the concentration of biomass in the returned sludge is. अब sludge volume index दिया हुआ है, concentration of biomass क्या होगा returned sludge में, ये है आंसर है इसका 10,000 मिलीग्राम पर लीटर. और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस आपको मैं जानबूझ के नहीं सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप सॉल्व करें, सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट. क्योंकि मेरे बता देने से आपको रट नहीं जाएगा. जब तक आप खुद सॉल्व नहीं कीजिएगा एग्जाम में वो नहीं सॉल्व कर पाइएगा. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैंने भी मैथ्स में कई बार क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया, मुझे लगा मुझे आ गया, और एग्जाम में वो नहीं सॉल्व कर पाती थी क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में नहीं आया. जब किसी काम को आप खुद करते हैं अपने हाथों से तो वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है. फिर एग्जाम में आप कितना भी नर्वस हो वो आप कर लेंगे, और सिर्फ मेरे बता देने से आप नहीं कर पाएंगे, आपको खुद करना होगा. ठीक है. क्वेश्चन 24. द एग्जॉस्ट गैस ऑफ एन ऑटोमोबाइल वाज फाउंड टू कंटेन 3% by volume of carbon monoxide at a temperature of 80 degrees Celsius. Express the concentration in microgram per meter cube. Molecular weight of carbon monoxide is 28. Same, मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन बताया था शुरुआत में ही कि कैसे माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हम उसको कर सकते हैं. एग्जॉस्ट गैस का कॉन्सेंट्रेशन 3% है बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इसको माइक्रोग्राम पर मीटर में क्यूब में एक्सप्रेस करना है. आंसर इज 29.09. ये क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपकी मसल मेमोरी में आ सके. Final question, question number 25. The half-life period of a biodegradation process first order reaction is 30 minutes. Half-life period क्या होता है? वो पीरियड जिसमें कि आधा रिएक्शन हो चुका होता है, आधा प्रोडक्ट्स अपने बायो प्रोडक्ट्स में टूट चुका होता है. Half-life period of a reaction is a time in which half of the reactants have been converted into products. What percentage of the reactant will remain after 1 hour? तो 1 घंटे में रिएक्टेंट का कितना परसेंट बचेगा. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, टिपिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का. आई सजेस्ट यू ऑल सॉल्व इट. आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहां आपके लिए और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस हैं जो इस एग्जाम में आपकी मदद करेंगे और इस एग्जाम में आपको सक्सेस दिलाएंगे. मेरी गुरु दक्षिणा याद रखिएगा. जय हिंद, जय भारत. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स.